Hello everybody, now let's continue the next session for reinforced concrete cement. And now in this particular session what we have to do is that we have to understand the concept of the design of doubly reinforced beam. Design of doubly reinforced beam. देखो अभी तक आपने WSM से स्टार्ट किया था, या आप जानते हो आप WSM से समझ रहे थे, जो भी कुछ समझ रहे थे। WSM का मतलब था इलास्टिक मेथड। इलास्टिक मेथड का मतलब था कि कंक्रीट और जो स्टील है वो इलास्टिक एक दूसरे के साथ इलास्टिकली एक दूसरे से अटैच होंगी और उनका जो भी उनके अंदर डिफॉर्मेशंस होंगे वो एक जैसे होंगे। मतलब अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, मतलब दोनों साथ में बढ़ेंगे और साथ में घटेंगे और सिस्टम चलेगा। दूसरा WSM ये कहा था कि जब भी आप डिजाइन करोगे या जब भी आप एनालिसिस करोगे, आप जब भी कोई भी चीज स्ट्रक्चर की लेके चलोगे तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि सर्विस लोड पे वो चीज डिजाइन की जाएगी। सर्विस लोड का मतलब होता है जो एक्चुअल लोड आ रहा होता है। मैंने आपको बताया था इसमें स्ट्रेस पे लिमिटेशन लगाए हुए हैं, लोड पे लिमिटेशन नहीं लगाया है, तो सर्विस लोड पे यू हैव टू डिजाइन। नाउ हमने जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन किया तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you have to calculate the total load which is present over the beam, and using that particular load, उसमें कोई भी factor of safety कुछ नहीं लगा रहा है, you have to use that value only, and using that value you have to calculate the value of maximum bending moment. Maximum bending moment that will be present on any section of the beam. कहां पे होगा maximum bending moment? Maximum bending moment कहां पे होगा? वहां पे होगा जहां पे shear force जीरो होगा। It means that you have to calculate the point. कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम देख चुके हैं। तो you have to calculate the point where the shear force will be zero. At that particular point the bending moment will be maximum, and that bending moment value will be the design bending moment value, जिसके लिए आपको बीम को ताकतवर बनाना है क्योंकि वो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। एक और चीज हमें पता है कि हमें जब भी टोटल लोड निकालना होता है, whenever we have to calculate total load, then in that particular case total load is a summation of the live load plus the dead load. लाइव लोड और डेड लोड का समेशन होता है। अगर कभी एग्जाम में आपसे कहा गया है कि द यूडीएल ओवर द बीम, ये मैंने पहले भी समझाया है, तो यूडीएल अगर बोला है तो इसका मतलब उसमें लाइव और डेड दोनों चीजें होंगी। बट अगर आपसे स्पेसिफाई किया हुआ है कि द लाइव लोड और सुपर इंपोज लोड इज दिस, अलग से बोला है, तो फिर डेड लोड आपको निकालना पड़ता है। कैसे? क्रॉस सेक्शन से यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करके। हमने देख लिया था इस चीज को, वैसे यहां पे करना है सेम थिंग। बट डबल रेनफोर्स की जरूरत क्या पड़ेगी? देखो एक चीज आपको सिंगली रेनफोर्स की याद है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले आपने लोड निकाला था, लेट्स से दैट दिस लोड इज डब्ल्यू। आपको स्पैन पता था, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले क्या करना होता था, डी को L/10 अज्यूम करना होता था। जब भी डब्ल्यू का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा ध्यान रखना है, डब्ल्यू की क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी डायमेंशन नहीं निकालने को बोलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अगर डब्ल्यू के क्वेश्चन में डायमेंशन भी निकालने को बोल देंगे तो द क्वेश्चन बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल गोज आउट ऑफ योर सिलेबस। तो व्हेनेवर द डिजाइन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम, दे विल गिव यू दिस क्रॉस सेक्शन एंड दे विल राइट वन स्टेटमेंट, ऑलवेज दे राइट वन स्टेटमेंट, दैट इज द साइज इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड। साइज इज रिस्ट्रिक्टेड। आपको मैंने बताया था जब भी आप साइज रिस्ट्रिक्ट करोगे उस केस में यू हैव टू यूज डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। अगर जगह कम है और लोड बहुत ज्यादा आ रहा है और उस लोड को रजिस्ट कराने के लिए अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम दे रहे हो तो उसका डेप्थ बहुत बड़ी हो जा रही है, बहुत बड़ी डेप्थ की बीम आ रही है, तो आप वो नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज जगह नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द साइज देन यू हैव टू प्रोवाइड द डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम, या फिर डायरेक्टली बोलेंगे कि डिजाइन डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम ऑफ डेप्थ दिस मच। हाँ, विड्थ को आप डेप्थ का आधा ले सकते हो, ये आप हमेशा यूज करते आ रहे हो, आप इसको यूज कर सकते हो कि B इज इक्वल टू जो भी आप D लेके चलोगे, यहां से D आपका हो जाएगा D माइनस इफेक्टिव कवर मान लो 50, तो यहां से B हो जाएगा आपका दिस D/2, और यू कैन यूज डायरेक्टली D/2 आल्सो, इट्स ओके, एक ही चीज है। बहुत सी बुक में इफेक्टिव डेप्थ का आधा लेते हैं, कुछ में फुल कर लेते हैं, वो डिजाइन है, कोई इश्यू नहीं है, सेफ आनी चाहिए। डिजाइन का क्राइटेरिया क्या होता है, लास्ट में बड़ा सेफ लिखा होना चाहिए, दैट्स इट, फाइन। तो डिजाइन करना है, सबसे पहले क्या करोगे, लोड निकाल लिया, लोड निकालने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और हमें सिंपली सपोर्टेड बीम पता है तो सिंपली सपोर्टेड का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप जानते हो, दिस इज इक्वल टू WL²/8। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, फाइन। ये बेंडिंग मोमेंट मैक्स हो गया। नाउ वी हैव टू डिजाइन। डिजाइन के लिए हमें क्या करना होता है, अगर एग्जाम में डब्ल्यू डायरेक्टली बोला हुआ है, यू हैव टू डिजाइन अ डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम, दे आर आस्किंग यू टू डायरेक्टली डू दैट, तो पहला केस बन गया। दूसरे केस में आपसे कहा गया है कि साइज रेस्ट्रिक्ट होता है, तो इसका मतलब ये दोनों केस एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, ये दोनों केस आपसे यही कह रहे हैं कि आप डब्ल्यू डिजाइन कर दो सीधा सीधा। और अब भी एग्जाम में डब्ल्यू का क्वेश्चन आया, हमेशा बोला जाता है डब्ल्यू डिजाइन कर दो, सीधी सी बात है। आपको सबसे पहले क्या करना है, whenever you have to design the W beam, the first step which you have to follow, the step number 1 is to calculate the moment of resistance for a singly reinforced beam। अगर हमारी बीम सिंगली रेनफोर्स्ड होती
तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकत कितनी होती है। देखो डब्ल्यू तभी देना पड़ रहा है क्योंकि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की ताकत उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हैंडल नहीं कर पा रही है। अगर हैंडल कर ली तो सिंगली देते ना, बट सिंगली नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब डब्ल्यू देना है। अगर डब्ल्यू देना है तो इसका मतलब सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की ताकत उतनी सफिशिएंट नहीं है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इज नॉट दैट मच सफिशिएंट दैट इट कैन हैंडल द maximum bending moment. So in that particular case what you have to do is that you have to check first कि what will be the maximum strength of singly reinforced beam। क्यों? क्योंकि singly reinforced का मतलब होता है नीचे वाला reinforcement, doubly का मतलब होता है नीचे और ऊपर वाला reinforcement। तो अगर मुझे ऊपर reinforcement देना है तो नीचे कितना देना पहले वो तो पता कर लें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे कितना दे सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, और ये आपको निकालना आता है। दिस इज क्यू बी डी स्क्वायर वेयर क्यू इज इक्वल टू, हमने समझा था हाफ सी इंटू जे इंटू के। दिस इज क्यू, दिस इज हाफ सी इंटू जे इंटू के। इसका मतलब स्टेप वन, सबसे पहले व्हाट यू डू इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। एवरीथिंग यू नो हाउ टू कैलकुलेट। क्यू की वैल्यू आप जानते हो, के की वैल्यू आप जानते हो, जे 1 माइनस के बाई 3 मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे के क्या होता है, वेयर के इज इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, के होता है। और आपका जे क्या होता है, जे इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3, जे इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3। पुट दीज वैल्यूज हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर सिर्फ नीचे रिइंफोर्समेंट दोगे तो इतनी ताकत हैंडल हो सकती है। अब एक चीज ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज यू आर डिजाइनिंग अ डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम, और इफ यू हैव टू चेक कि वेदर आई हैव टू गो फॉर डब्ल्यू और नॉट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी ये भी है, तो यहां पे आप लिखोगे इफ योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है इज ग्रेटर देन दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ बैलेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। बैलेंस की तो बात कर रहे थे, वो बैलेंस सेक्शन का आया था। Then in that particular case आपके पास एक एक्स्ट्रा m एक्स्ट्रा बच रहा है, दैट इज m max माइनस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम। ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब नीचे जो बीम में रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा वो तो इतना हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब इतने टोटल में से इतना वाला पोर्शन निकाल दो तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऊपर, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऊपर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मोमेंट है। उस एक्स्ट्रा मोमेंट को तो रेजिस्ट कराना है हमें, क्योंकि जो ताकत है सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम की, द कैपेसिटी ऑफ द सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम इज मैक्सिमम ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ बैलेंस सेक्शन, एंड इफ यू आर सबट्रैक्टिंग दिस कैपेसिटी ऑफ द सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम फ्रॉम द टोटल एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट व्हिच इज कमिंग ओवर द बीम, देन द रिमेनिंग व्हिच यू आर गेटिंग इज बेसिकली द एक्स्ट्रा मोमेंट व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द upper layer, that is the steel to be present in the compressive region। समझ में आ रहा होगा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट है इसी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऊपर, लेकिन एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है, क्योंकि मुझे बैलेंस सेक्शन डिजाइन करना है, हमेशा जितना कंप्रेशन आएगा उतना टेंशन आना चाहिए। अगर ऊपर कंक्रीट में कंप्रेशन आ रहा था, स्टील एक्स्ट्रा लगा दी तो कंप्रेसिव फोर्सेस ऊपर बढ़ा दी, और अगर ऊपर वाली फोर्स बढ़ गई तो यू हैव टू मेंटेन दैट बेंडिंग मोमेंट, यू हैव टू मेंटेन दोस फोर्सेस। तो आपको ऊपर एक्स्ट्रा मोमेंट की वजह से, ऊपर एक्स्ट्रा स्टील की वजह से नीचे कुछ एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील भी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा। ये जो एक्स्ट्रा टेंसाइल, ये जो स्टील आ रही थी ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर रही थी, उसका एक पार्ट को रजिस्ट कर रही थी बल्कि, और जो बचा हुआ पार्ट था वो ऊपर वाली स्टील रजिस्ट करेगी। लेकिन जब ऊपर वाली स्टील एक्स्ट्रा लगा दी तो ऊपर तो फोर्स बढ़ गई ना, तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया, तो नीचे भी तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना सिस्टम। तो नीचे एक्स्ट्रा स्टील और लगती, किसकी वजह से? क्योंकि ऊपर स्टील लगाई है। समझ में आ गया? इसका मतलब नीचे जो स्टील लगेगी वो इस मोमेंट के लिए लगेगी प्लस एडिशनल मोमेंट के लिए लगेगी। कौन सा मोमेंट? जो ऊपर वाली स्टील की वजह से डेवलप हुआ होगा, लेकिन इफेक्ट उसका नीचे आया होगा। समझ में आ रहा होगा। तो हमें डिजाइन करने के लिए तीनों केसेस में आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू डिजाइन अ सिंगल डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन, तो क्या करना होगा? डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन में मुझे सबसे पहले तो ये स्टील निकालनी है कि नीचे कितना स्टील प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद आई हैव टू कैलकुलेट दिस ऊपर वाला स्टील, दोनों निकालना है। और जब ऊपर मैं डालूंगा तो मेरा कुछ पोर्शन नीचे थोड़ा बढ़ जाएगा, 2-3 बार एक्स्ट्रा और आ जाएंगी, वो भी मुझे पता करना है कितनी बार एक्स्ट्रा आएंगी जब मैंने ऊपर लगा दिया है। बाकी सारी चीजें आप जानते हो कि मेरा कौन सा डेप्थ क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले ही समझ रखी हैं। यहां से यहां तक का, टॉप से लेकर यहां तक का हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है। दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑलवेज। दिस पोर्शन वी कंसीडर टू बी डीसी, ये डीसी हम मान के चलते हैं, इसका विड्थ हम मान के चलते हैं बी, और टोटल डेप्थ हमारा क्या होता है इसका डी। तो लेट्स बिगिन अवर डिजाइन।
सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लोड निकाल लिया, लोड निकाल के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद बैलेंस बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, बैलेंस निकालने के बाद एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास बेंडिंग मोमेंट नीचे कितना आना चाहिए, नीचे का मतलब समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमम सिंगली रिइंफोर्स का नीचे तो देना उसका रिइंफोर्समेंट, और दूसरा मुझे ये भी समझ में आ गया जो मोमेंट ऊपर से रजिस्ट कराना है वो कितना है, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट। समझ में आ गया है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एरिया ऑफ स्टील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट। अब निकालना भाई साहब एरिया ऑफ स्टील। नाउ एरिया ऑफ स्टील कहां लग रही है, नीचे लग रही है। किसके लिए लग रही है, सिंगल रिइंफोर्स की कैपेसिटी के लिए लग रही है। सिंगल रिइंफोर्स की कैपेसिटी कितनी है, बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अच्छी बात है। और एरिया ऑफ स्टील कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। किसके लिए लग रहा है, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट के लिए लग रहा है। एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम में से नीचे वाला हटा दो, लेकिन जब ऊपर स्टील लगाई तो नीचे भी तो स्टील बढ़ाई, फोर्स तो बराबर रखी, तो नीचे वाली स्टील ऊपर वाली की वजह से भी निकालनी, मतलब 3 स्टील के एरिया निकलेंगे। एक तो नीचे वाला बैलेंस के लिए, ऊपर वाला ऊपर वाले केस के लिए एक्स्ट्रा के लिए, फिर नीचे स्टील ऊपर वाले इफेक्ट के लिए, तीनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बैलेंस मोमेंट और रेजिस्टेंस के लिए। तो जो आपने बैलेंस मोमेंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है सिंगल रिइंफोर्स के लिए, इसको आप किसके बराबर रख दोगे, यू विल पुट दैट इक्वल टू सिग्मा एसटी इनटू AST1 लिख देता हूं D माइनस XC/3। यही होता है, याद करो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम इस तरीके से कुछ डिजाइन करते हैं, ये हमारा सिंगल रिइंफोर्स डबल रिइंफोर्स सेक्शन था, डबल रिइंफोर्स सेक्शन के अंदर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। चीजों को याद किया करो, भूला मत करो, भूलना गलत बात होती है। यहां पे इस तरीके से कुछ हमारा डिजाइन आया था। इफ यू रिमेंबर द डिजाइन वाज समथिंग लाइक दैट एंड नाउ यू हैव टू डिजाइन अ डबल रिइंफोर्स सेक्शन। इट मींस दैट यहां पे भी स्टील आ हुआ है, यहां पे स्टील आ रहा है और नीचे स्टील आ रहा है। इसका मतलब यहां पे मेरा एक स्ट्रेस आ रहा था सिग्मा एसटी, क्योंकि आप बैलेंस के लिए डिजाइन कर रहे हो तो पूरा सिग्मा एसटी अपॉन एम ही लेके चलोगे। यहां पे आपका क्या आएगा, सिग्मा सीबीसी आएगा। यहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा, कुछ भी मान सकते हो, C1 मान लिया आपने, ठीक। यहां इन दोनों के बीच का गैप क्या था, इन दोनों के बीच का गैप DC था। ये आपको पता है क्योंकि आप डिजाइन कर रहे हो तो यू ऑलवेज डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पे X से कितना हो जाएगा, XC हो जाएगा। याद रखना, डिजाइन चाहे सिंगली की हो चाहे डबली की हो, होती बैलेंस की है, बैलेंस ही करना होता है, बैलेंस सेक्शन ही डिजाइन होता है। X से हमेशा XC रहेगा जब भी डिजाइन किया जाएगा। यहां पे जो स्टील लग रही है, ये वाली स्टील का जो एरिया है, ये आपको बताया था मैंने, दिस एरिया इज MAST। याद है इसका एरिया कितना था, 1.5 M-1 ASC इसका एरिया था, भूले तो नहीं हो, याद होगा। MAST यहाँ का एरिया था। तो यहाँ पे जो फोर्स निकल के आई थी, F टेंसाइल फोर्स कितनी थी, वो सिग्मा ST इंटू AST ये फोर्स थी। जब आपने इसको मोमेंट में कन्वर्ट किया था तो लीवर आर्म से मल्टीप्लाई किया था, याद है। 2 लीवर आर्म बन रहे थे, एक फोर्स ये वाली लग रही थी आपकी, एक इस फोर्स से बन रहा था, ये मेरा लीवर आर्म था, और एक मेरा इस वाली फोर्स से बन रहा था, ये भी मेरा लीवर आर्म था। तो जब 2 लीवर आर्म थे, 2 बेंडिंग मोमेंट दे रहे थे, तो इसका मतलब दोनों का केस कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस वाले रेनफोर्समेंट को अलग से ही कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एरिया ऑफ स्टील अलग से निकालेंगे। तो अभी हमारे लिए मेन स्पेसिफिक क्या है चीज, कि ये एक सिंगली रेनफोर्स बीम है और उसमें सिर्फ नीचे स्टील लगी है। और अगर नीचे स्टील लगी है तो टोटल फोर्स आएगी सिग्मा एसटी AST, और उसका जो टोटल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो सिंगल रेनफोर्स बीम की होगी, और उसका जो टोटल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि लीवर आर्म D माइनस XC/3 होगा। XC वो ट्रायंगल है और उसका XC/3 पे CG है। तो यहां से व्हाट यू विल डू, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू AST1। यहां से आपका AST1 कैलकुलेट हो जाएगा। फाइन, अब मुझे निकालना है वो वाली स्टील जो मैंने ऊपर भेजी है, कंप्रेशन स्टील जो ऊपर भेजी है वो एक्स्ट्रा मोमेंट के लिए है। M एक्स्ट्रा कितना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बल्कि पहले लिखो Mmax मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, जो आपने लिखा था, इसके लिए निकालना है। ये जो मोमेंट है ये ऊपर वाली स्टील रजिस्ट कर रही होगी, ऊपर वाली रजिस्ट के अंदर जो स्टील है उसके अंदर मोमेंट कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी लग रही थी ऊपर वाली में, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। एरिया कितना है, स्टील की बात कर रहा हूं मैं, 1.5 M-1 ASC, ये तो हो गया इफेक्टिव एरिया इंटू ये फोर्स लिखनी है आपको, एरिया इंटू स्ट्रेस कितना है वहां, C1 ही तो है। लीवर आर्म की बात करोगे तो लीवर आर्म विल बी D माइनस DC। देख लो इधर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और ये बात आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं हुई है ये कैसे हुआ है, तो इसको यहां पे देखो,
ये वाली फोर्स की बात हो रही थी, ये फोर्स तो यही लग रही होगी ना कहीं पे। ये फोर्स का मतलब क्या होगा, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। एरिया कितना है, ये एरिया है। एवरेज स्ट्रेस कितना है, ये लिखा है एवरेज, क्योंकि सिर्फ इतनी सी पतली सी स्टील की बात हो रही है, जो ये स्टील लगी है, जो है कंप्रेशन स्टील, इसी की बात हो रही है। तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। लीवर आर्म यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इस फोर्स से इस फोर्स का डिस्टेंस टोटल डी, ये डी सी, तो ये कितना माइनस डी माइनस डी सी, ये लिख दिया यहां से। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा ASC। From here, I can calculate this value of area of compression steel. This can be calculated from here. समझ में आ रहा होगा। Now there is third thing which is left, that is AST2, which is the area of steel in the tensile region due to the extra steel which you are providing in the compressive region. Now how to calculate this? स्टील ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो, इफेक्ट नीचे निकाल रहे हो। स्टील ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो, इफेक्ट नीचे निकाल रहे हो। अगर इफेक्ट नीचे निकाल रहे हो तो नीचे वाली स्टील कैलकुलेट करोगे, बट कौन सी फोर्स का इफेक्ट कैंसिल करोगे, ऊपर वाली फोर्स का इफेक्ट कैंसिल करोगे। फोर्स कितनी आ रही है ऊपर, बताओ, बहुत समझ की बात करना बिल्कुल। फोर्स कितनी ऊपर आ रही है, फोर्स जो ऊपर कैलकुलेट हो रही है कितनी है, 1.5 m-1 ASC। ये एरिया था, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, ये आप लिख के आ रहे थे। आपने जो एवरेज स्ट्रेस लिखा था वो आपका C1 था। ये जो फोर्स थी ये टोटल फोर्स थी जो कंप्रेसिव स्टील में आ रही थी। इस टोटल फोर्स में से एक ऐसा पार्ट होगा जो ऐसा पार्ट नीचे इफेक्ट डाल रहा होगा। जब नीचे इफेक्ट डाल रहा होगा तो नीचे कितना एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ रहा होगा। अगर मैं नीचे की स्टील का एरिया AST2 लिखता हूं तो नीचे जो एक्स्ट्रा इफेक्ट बढ़ रहा होगा वो कितना बढ़ रहा होगा, क्योंकि नीचे आप टेंसाइल स्टील दे रहे हो। तो इस AST2 एरिया के हिसाब से सिग्मा ST इंटू AST2 इतना फोर्स बढ़ रहा होगा। ये टोटल फोर्स है जो ऊपर आई, जिसकी वजह से ऊपर कुछ कंप्रेसिव फोर्सेस बढ़ गई। अब ऊपर स्टील लगाने की वजह से कुछ कंप्रेसिव फोर्सेस बढ़ गई, इसका मतलब उनको नीचे से न्यूट्रलाइज करना है। कितनी बढ़ गई, जितना नीचे एक्स्ट्रा आ रहा होगा, कितना नीचे एक्स्ट्रा आ रहा होगा, AST2 एक्स्ट्रा आ रहा होगा। AST2 के अंदर कितना स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम सिग्मा ST हो सकता है, इतना ही बढ़ेगा, इससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकता, इससे ऊपर तो स्ट्रेस नीचे आ नहीं सकता, और इतना एरिया आपको देना है। इसका मतलब नीचे जो इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन जो फोर्स लग रही है वो तो ऊपर ही आई है ना, ऊपर वाली फोर्स का इफेक्ट नीचे आपने लिखा है। इसका मतलब इसका जो लीवर आर्म होगा वो कितना लिखोगे, D माइनस DC। क्यों, क्योंकि इफेक्ट तो ऊपर वाली फोर्स का लिख रहे हो, समझ में आ रहा होगा। तो आपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा दी तो कंप्रेशन ऊपर स्टील के अंदर एक्स्ट्रा जनरेट जो हो रहा है उसने कुछ इफेक्ट बढ़ा दिया कंप्रेसिव फोर्सेस का, जो पहले नॉर्मल था। अब क्या हुआ, जब वो कंप्रेसिव फोर्सेस का इफेक्ट बढ़ गया तो उसका इफेक्ट कुछ नीचे भी आएगा। यू हैव टू न्यूट्रलाइज, यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्टील। उसको इक्वलाइज करने के लिए, एक्स्ट्रा इफेक्ट को इक्वलाइज करने के लिए कितना स्टील देना है, AST2 देना है। कितना स्ट्रेस मैक्सिमम आ सकता है उसमें, सिग्मा ST आ सकता है, जितना वो हैंडल कर सकता है। कितनी फोर्स का इफेक्ट आएगा, इतनी फोर्स का इफेक्ट आएगा। कितना लीवर आर्म है, D माइनस DC, ऊपर वाली फोर्स का इफेक्ट नीचे लिख रहे हो। तो आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है, अब आप मुझे इतना बता दो बस कि ये वाला जो मैंने इफेक्ट लिखा है ये किसको हैंडल करने के लिए लिखा होगा। ये होगा एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एक्स्ट्रा इज इक्वल टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माइनस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया माइनस द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन। यही तो ऊपर गया था, इसकी वजह से कुछ ऊपर फोर्स आई थी, उस ऊपर वाली फोर्स की रेजिस्टेंस या इक्वलाइज करने के लिए नीचे इफेक्ट आपने लिखा था। तो वो इफेक्ट क्या आया था, सिग्मा ST इंटू AST2 इंटू D माइनस DC। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप कैलकुलेट करोगे AST2। नीचे इफेक्ट निकाला है ऊपर वाली फोर्स की वजह से, जो ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ गई है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो बढ़ गई हैं उनको नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस से रिड्यूस किया है। कितनी टेंसाइल स्ट्रेसेस से, इतनी टेंसाइल स्ट्रेसेस से। ऊपर कौन कौन सी चीजें कंप्रेशन दे रही है, कंक्रीट कंप्रेशन दे रही है। नीचे उस कंप्रेशन को, कंक्रीट वाले कंप्रेशन को हैंडल कौन कर रहा था, सिंगल रेनफोर्स वाली स्टील कर रही थी ST1। अब ऊपर आपने एक्स्ट्रा कंप्रेशन स्टील डाल दी तो कंप्रेशन फोर्स तो बढ़ गई ऊपर, उनको रेज कराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नीचे एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील डालनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, समझ में आ रहा होगा। वो नीचे कितना डालना है, AST2 डालना है। इफेक्ट कौन सी फोर्स का ले रहे हो, ऊपर वाली फोर्स का ले रहे हो। इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से मैं नहीं समझा सकता। यही एक बढ़िया सा तरीका है चीजों को समझने का, समझ में आ गया होगा। ऊपर जब कुछ नहीं था, कंक्रीट था, तो हैंडल नीचे सिंगल रेनफोर्स बीम की स्टील कर रही थी। अब ऊपर कंक्रीट पर और कुछ लगा दिया आपने स्टील, तो नीचे कुछ तो करोगे बेटा, बढ़ा दिया ना ऊपर सामान रख दिया तो नीचे भी तो रखोगे। वो नीचे क्या रखोगे, AST2 रखोगे। किसकी वजह से, क्योंकि ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ा दिया तो ऊपर फोर्स आई, ऊपर फोर्स का इफेक्ट नीचे लिया, सिग्मा ST इंटू AST2। इफेक्ट तो ऊपर था ना, D माइनस DC पे था, मल्टीप्लाई किया, यहां से AST2 निकाल दिया। मतलब अब आपसे कहा जाएगा कि अगर टोटल टेंसाइल एरिया बताओ तो आप कहोगे भाई AST जो होगा दिस विल बी AST1
प्लस AST2, ये मेरा टोटल एरिया ऑफ स्टील होगा। ये निकालने के बाद मैं कुछ भी डायमीटर मान लूंगा 5 और नंबर ऑफ बार्स मेरा टेंसाइल रीजन में जो आएगा वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। AST डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर, ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा। सिमिलरली ASC मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ASC मेरे पास ऑलरेडी है, उसको भी मैं कुछ 5 एज्यूम करके नंबर ऑफ बार्स इन द कंप्रेशन रीजन निकाल दूंगा और वो मेरी बीम हो गई डिजाइन। और बीम की मैंने फोटो यहां पे बना रखी थी, कहां चली गई, एक सेकेंड, हो गई, यहीं पे कहीं थी, आ गई। इसका मतलब ये है आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ड्रॉ द बीम लाइक दिस एंड व्हाटएवर नंबर ऑफ बार्स यू आर प्रोवाइडिंग हियर यू हैव टू जस्ट राइट हियर। फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 6 बार्स व्हिच आर हैविंग डाया ऑफ 20 mm 625 बार्स एंड लेट्स से दैट ASC से मेरी 4 बार्स निकल के आई है, 4 बार्स ऑफ 25 डाया। बाकी सारा डायमेंशन आप इसमें रिप्रेजेंट कर दो, you have to represent that in your answer. So this is the design. Design means you have to calculate the area of the steel in case of doubly reinforced beam. They'll not ask you to go for the depth because in order to calculate the depth you have to perform certain more calculations which are not directly in your syllabus or indirectly in your syllabus. So they'll not go for the depth. So you have to understand how to calculate the area of the steel. So I hope that I made my point clear. You just note down each and every step. इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे, कौन सा एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है, किस लीवर आर्म पे लगता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। कंक्रीट के अंदर या तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा या फिर इसके अंदर के स्टेप बाय स्टेप से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, लीवर आर्म कहां लगता है, कितना होता है, ऐसी चीजें मिलेगी। कन्वेंशनल बहुत बनते हैं इससे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब बनते हैं इससे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात अलग है, बट ऑब्जेक्टिव की जब मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट बनते हैं। तो आई होप दैट आई मेड माय पॉइंट क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द सिंगली का हमारा डिजाइन, हमने सिंगली का एनालिसिस देख लिया, अबाउट WSM से वो भी देख लिया। अब the next thing which we have to understand, the design is not directly in the syllabus, the analysis of T-beam is also important. Not that much for objective because T-beam के जो calculations है बहुत typical है, but as it is in syllabus you have to understand the basic concepts of T-beam. W हमने समझ लिया है, T-beam की बात कर लेते हैं कि T-beam क्या होता है। T-beam कुछ नहीं है, आपकी जो सिलेबस में है वो सिंगली रेनफोर्स T-beam का आपका कोर्स है। डब्ल्यू रेनफोर्स T-beam आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको डब्ल्यू रेनफोर्स समझ नहीं है, आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया, ना आया है ना आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स T-beam की। T-beam के अंदर जो आपको ध्यान से पढ़ना है दैट इज इन केस ऑफ WSM फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द एनालिसिस कि कैसे क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ये T-beam आपके सामने बनी हुई है, T-beam कुछ T जैसी बीम होती है। आप अगर आप किसी हॉल में बैठे हो तो इन दैट पर्टिकुलर हॉल यू विल बी एबल टू सी a large number of continuous T-beams, उसके ऊपर स्लैब रखा होता है। इस तरीके से T-beams होगी बहुत सारी, हाँ, और पिलर्स होंगे और उसके ऊपर आपका स्लैब रखा होगा, आपका जो ऊपर आपको स्लैब दिख रहा होगा वो रखा हुआ होगा उसके ऊपर। तो T-beam इज बेसिकली यू कैन से दैट इज सपोर्टिंग द स्लैब, जो छत सपोर्ट कर रहा है आपको। T-beam आपको डिजाइन करनी है। T-beam में दो तरीके से T-beam होती है, एक होता है आपका आइसोलेटेड T-beam, आइसोलेटेड T-beam, और दूसरा आपका T-beam होता है कंटिन्यूअस T-beam, मोनोलिथिक। दिस इज कंटिन्यूअस T-beam। ठीक, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोलेटेड T-beam की। आइसोलेटेड मतलब अकेला T-beam है, एक T-beam ये आपके सामने रखा है, दिस इज योर आइसोलेटेड T-beam। इसकी डायमेंशंस अगर आप देखोगे तो ये फ्लेंज कहलाता है, दिस इज योर फ्लेंज, दिस इज योर फ्लेंज। इसका जो डेप्थ माना जाता है यहां से यहां तक, इसको DF से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर वेब, इसका जो विड्थ यहां से यहां तक का आप मानोगे ये B सफिक्स W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां रिइंफोर्समेंट दिया है, रिइंफोर्समेंट से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक का जो डेप्थ होगा दिस विल बी द इफेक्टिव डेप्थ, यू ऑलवेज नो। फाइंड द टोटल विड्थ फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस विल बी द टोटल विड्थ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल B, इसको टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज बोला जाएगा। फाइन, दिस इज द विड्थ ऑफ फ्लेंज। नाउ whenever you have to perform any analysis or when you have to design a T-beam, what you first have to do is that you have to calculate the effective span. The first step which you have to perform while designing the T-beam or analyzing the T-beam is you have to calculate the effective span. Effective span means the distance between the point of zero moments. Zero moment का मतलब क्या होता है? दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच में मोमेंट जीरो है। For example, in the case of simply supported beam, you will say that simply supported का मतलब होता है इधर हिंज इधर रोलर। हिंज में भी मोमेंट जीरो होता है, रोलर में भी मोमेंट जीरो होता है। दोनों के बीच का अगर लेंथ L है तो इसका मतलब ये हो गया उनका इफेक्टिव स्पैन भी L हो गया, क्योंकि मोमेंट क्या हो गया दोनों में जीरो। So distance between the point of zero moment will give you the, so you can say that this effective span. The same case जैसे कॉलम में पढ़ते थे ना, वैसी सपोर्ट कंडीशन, एक तरफ आपका हिंज हो गया, दूसरी तरफ आपका फिक्स हो गया, तो वैसे ही जैसे वहां लेते थे, सेम केस you have to consider here, वैसे यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे जनरली you will get the simply supported beams only. तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, the effective span will be equal to the length of the that is the length of the beam, which is the distance between the support, वही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे whenever you have to perform any analysis, ये हटा देते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन हम लोग इफेक्टिव स्पैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल डॉट से। इफेक्टिव स्पैन का क्या मतलब हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट्स, पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द इफेक्टिव स्पैन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू परफॉर्म। व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू? इज दैट in the case of T-beam, the second thing which you have to do is that you have to calculate the effective width. You have to calculate the effective width, that is B effective. Now just understand one thing. ये जब भी T-beam होता है, T-beam के ऊपर एक width होती है फ्लेंज का, एक पूरी width होती है, ये उसकी डेप्थ होती है। पूरी जो width होती है यहाँ से यहाँ तक की, इस width का कुछ पोर्शन दीवार के अंदर घुसा हुआ होता है साइड वाला। The side portion, the edge portion of this T-beam is basically embedded inside the wall. ये wall के अंदर होता है, मतलब इसका कुछ साइड से थोड़ा पोर्शन, if we want to see this in this particular figure, we can say that कि इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन वॉल के अंदर बैठा हुआ होगा, वॉल के अंदर घुसा हुआ होगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब इसका जो टोटल विड्थ है वो टोटल विड्थ लोड या बेंडिंग मोमेंट हैंडल नहीं कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, टी बीम के अंदर मैंने आपको 100 में भी समझाया हुआ है, जो फ्लेंज होता है वो बेंडिंग मोमेंट को मेजर रजिस्ट करता है। वेब जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट हैंडल नहीं करता है। मैंने आपको समझाया था ये चीज अच्छे से, जो मैंने शियर स्ट्रेसेस आपको बताए थे। वेब जो होता है ये शियर स्ट्रेसेस हैंडल करता है, फ्लेंज शियर स्ट्रेसेस हैंडल नहीं करता, फ्लेंज बेंडिंग मोमेंट हैंडल करता है। आप बीम किस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हो? You are designing the beam for bending moment. It means that the major portion which will be present in our analysis, that will be flange, because flange is the only portion which is handling 90% or more than 90% of the bending moment. It means that in the case of this T-beam, flange will be the major portion that we have to consider in the total bending moment or the total moment of resistance. If somebody is asking you to calculate the total moment of resistance, पूरी बीम का total ताकत बता दो बेंडिंग के अगेंस्ट, तो आप ये बोलोगे बेंडिंग के अगेंस्ट जो उसकी ताकत है अगर वो 10 किलो न्यूटन मीटर है, तो 10 में से 9.5 तो यही भाई साहब दे रहे होंगे, तो फ्लेंज 0.5 ये दे रहा होगा। इसके दम नहीं है बेंडिंग हैंडल करने का, वो शियर है, ये शियर ही आएगा इस पे। ठीक बात। एनालिसिस करने के लिए इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर घुसा हुआ है वॉल के, जो पार्ट बाहर है उसी को तो रेजिस्टेंस, वही तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अंदर जो घुसा हुआ तो वॉल के अंदर चला गया। इट मींस दैट there is certain portion which is the effective portion. That portion is only responsible for providing any resistance against the bending moment. It means that you have to calculate the effective width. Effective width is basically that portion only. Effective width का मतलब होता है वही portion जो effective होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो portion है इसको हम effective width का नाम देंगे B effective, जो effective होगा, जो सपोर्ट के अंदर नहीं होगा। अब हमारा जो कोड है IS 456, वो कोड ये कहता है कि आइसोलेटेड टी बीम के लिए, आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं, कि जो बी इफेक्टिव होता है, दिस बी इफेक्टिव इज इक्वल टू L नॉट अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ऑब्जेक्टिव के अंदर यही क्वेश्चन आ गया, कम से कम 10 से 12 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिव विड्थ कितना होता है टी बीम का। यही आएगा, लिख के दे रहा हूं आज 100% टी बीम से क्वेश्चन आएगा, यही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नहीं मिले तो बोलना। This is the objective question, very important objective question. If somebody is asking you to calculate the effective width for isolated T beam, this will be this only. Now in this particular case, all the dimensions which you are putting, all the dimensions are in mm only. सारी डायमेंशन चाहे L नॉट हो चाहे आपका B हो, सब कुछ mm में है, मिलीमीटर्स में है। ठीक, फाइन। इफेक्टिव विड्थ निकल गया। इफेक्टिव विड्थ निकालने के बाद you have to perform the analysis. अब एनालिसिस के लिए हम लोग WSM में एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमेशा से, जब भी मुझे एनालिसिस करनी होती है। व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग? द कॉन्सेप्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। मैंने मान लिया मेरा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहीं यहाँ पे है। जब भी आपने, चाहे आपने सिंगली पढ़ी हो चाहे आपने डबली पढ़ी हो, द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू परफॉर्म इज टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? द रीजन इज दैट because we have to judge कि what type of section it is, because you are performing the analysis, so you have to find out कि what type of section is, कौन सा section है, कि ये भाई सिंगली है, सॉरी ये अगर आपका ओवर इन्फोर्स है या आपका अंडर इन्फोर्स है या आपका बैलेंस है, वो आप कैसे पता करोगे? You have to calculate the value of the depth of neutral axis, that is the actual depth of neutral axis। उसी की बात तो चेक करो कि x एक्सिस से ज्यादा है या कम है या बराबर है। पहले x से चाहिए, और x से निकालने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? x से निकालने का कॉन्सेप्ट कहता है कि x के ऊपर का जो पूरा पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ एरिया, नीचे का जो पूरा पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ एरिया। एक्स के नीचे का जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही माना जाता है। असम्पशन चल रहा है टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी टेकन बाय स्टील ओनली। इसका मतलब इस न्यूट्रल एक्सिस नीचे का ये जो भी कुछ है यूजलेस है, हमेशा यही एरिया रखा जाएगा, और ये एरिया चाहे आप कुछ भी कर लो हमेशा MAST ही आएगा, हमेशा MAST D माइनस एक्से। हर कैसा भी फिगर हो, कुछ भी हो, एक्सेस के नीचे यही आने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो यही आएगा।
क्लियर। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर लिखना है मोमेंट ऑफ एरिया। ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास दो एरिया हैं। अगर मैं ऊपर ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास दो एरिया है, एक मेरे पास ये ऊपर फ्लेंज वाला एरिया है और एक मेरे पास ये वेब वाला एरिया। इसका मतलब मेरे पास दो एरिया है और वेब वाले एरिया में भी मान लो एक मेरे पास ये पोर्शन है और दूसरा मेरे पास ऊपर वाला पोर्शन है। कलर चेंज कर देते हैं। क्यों कलर चेंज करेंगे? क्योंकि ऊपर हमने पहले से ही उसको कर रखा है। ये पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। दीज आर द टू पोर्शन व्हिच आर बेसिकली अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड दे विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे रहा होगा। वो बात अलग है कि जो वेब वाला पोर्शन है ये किसी काम का नहीं है, बहुत कम 0.2 0.3 दे रहा होगा, बट समझने के लिए इसी को समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करके क्या मिलेगा? एक्स से मिलेगा। एक्स से मिलने के बाद एक्स से कंपेयर करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड और कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और हमेशा ध्यान रखना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप हमेशा ऊपर से ही निकालोगे। अगर आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स भी है तो स्टील फेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एसटी का यूज करके ऊपर वाला C1 निकाल लो, C1 का यूज करके बाकी का सारी स्ट्रेसेस निकाल लो। यहाँ पे अगर आप टी बीम की एनालिसिस करते हो और यहाँ पे इफ यू विल ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, लेट्स से दैट, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इफ वी विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम, ट्राई क्या हम बनाएंगे ही, ट्राई क्या करना है इसमें, बनाना ही हमें। अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, वो बोलने का तरीका होता है, तो स्ट्रेस डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा मेरा स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेस हुआ मुझे, नीचे स्टील तक ही जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, मेरे पास दो एरिया है, एक मेरे पास एरिया ये वाला था, दूसरा एरिया मेरे पास ये वाला था। दीज आर द टू एरियाज व्हिच आर प्रेजेंट विद मी। फाइन, दिस इज 1 and this is 2 or this is 1, this is 2, whatever you want you can say that। इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे there is an intersection also, there is this intersection is also present, ये भी आ रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे T अपॉन M स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे C1 अपॉन M तो नहीं आएगा, यहाँ पे C1 आएगा पूरा स्ट्रेस, M तो सिर्फ हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे मान लो C2 आएगा, तो C1 और C2 ये मेरे कंक्रीट के स्ट्रेसेस है और नीचे T/M मेरा स्टील का स्ट्रेस है। जो भी आ रहा है वो हमें नहीं पता, अभी हम समझ रहे हैं। Now we have to write the moment of resistance का केस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करते हैं। जब आप मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करोगे तो ऊपर वाले एरिया को ध्यान से देखो। अगर मैं ऊपर वाले एरिया को देखता हूं तो ऊपर मेरे पास फ्लेंज एरिया है। पहले फ्लेंज एरिया को अगर आप देखोगे तो आप ये कहोगे फ्लेंज का जो एरिया है वो कितना है, बी इफेक्टिव इनटू डीएफ, यही होगा फ्लेंज एरिया। हमारा जब मोमेंट ऑफ एरिया हम लिखते हैं तो एरिया इनटू सीजी से उसका न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स से है, मुझे इसके सीजी से नीचे तक का डिस्टेंस लिखना है। आप मुझे बताओ कितना होगा इसके सीजी से, यहां से यहां तक एक्स से, तो ये कितना होगा, एक्स से माइनस इतने का आधा, तो एक्स से माइनस डीएफ बाय 2, इट मींस दैट दिस विल बी बी इफेक्टिव इनटू डीएफ, दिस इज एक्स से माइनस का डीएफ डिवाइडेड बाय 2, एक्स से माइनस डीएफ डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया किसका, फ्लेंज का। कुछ पोर्शन वेब का भी है जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में अपनी ताकत दे रहा है, अपना सपोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि भाई मैं भी हूं, थोड़ा सा हूं, बट हूं कितना हूं, लेकिन वो भी देख लेते हैं। वेब पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट हियर is this much. Now what is this value? This value will be XA minus का DF, agree? Total XA and this is DF, this will be XA minus DF, and if you write this area will be BW, this is BW into XA minus DF, और इसका CG क्या होगा, XA minus DF upon 2 पे होगा, तो XA minus DF into XA minus DF by 2, XA minus DF का होल स्क्वायर upon 2 लिख देता हूं, यहाँ पे सीधा लिख सकते हो ना। एरिया मोमेंट का ऑफ एरिया लिखना है तो एरिया इनटू सीजी, सीजी का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कितना होता है, कुछ भी हो यही लिखना है, MASTD माइनस एक्स। यू ऑलवेज हैव टू राइट द सेम थिंग। नाउ दिस इज द इक्वेशन, ये हो गई आपकी इक्वेशन। तो किसकी इक्वेशन, XA निकालने वाली इक्वेशन। सब कुछ दिया होगा, XA निकालना होगा, वो आप हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है, कभी भी क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है, दिस पोर्शन इज एक्चुअली नॉट मैंडेटरी। व्हाई नॉट मैंडेटरी? बिकॉज दिस इज द पोर्शन व्हिच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेब, एंड इन द केस ऑफ बीम द वेब इज एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच, यू कैन इग्नोर दिस आल्सो एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग दिस ओनली डायरेक्ट। इसको इससे इक्वेट कर दो, अगर टाइम कम बच रहा है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हटा के इसको इससे इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट अगर कन्वेंशनल में अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, टाइम आपके पास है, तो पूरा करना,
दिखाना उसके नंबर होते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा तो यू कैन इग्नोर, जब ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे ऑप्शंस आपको मैच कर जाएगा, न्यूटन एक्सिस की अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो ऑप्शन विल गेट मैच, बट कंट्रीब्यूशन है, इतना नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहां से आपने एक्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, बढ़िया। एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू चेक व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन इट इज। तो फर्स्ट थिंग इज द सेक्शन इज ईदर ओवर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड मींस एक्स ए विल बी ग्रेटर देन एक्स ए, ईदर इट विल बी अंडर रेनफोर्स्ड, दिस विल बी एक्स ए लेस देन एक्स ए, or the third case is it will be balanced section, this will be XA equal to XC. So these three will be the type of section. Now if the section is over reinforced, इसका मतलब XC से ज्यादा है, न्यूट्रल एक्सिस नीचे चली गई है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे ओवर, जहां पे ज्यादा हो जाती है चीज, न्यूट्रल एक्सिस उधर चली जाती है। अंडर रेनफोर्स के अंदर स्टील कम हो गई, कंक्रीट ज्यादा हो गई, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चली जाएगी, बैलेंस में बीच में कहीं आ जाएगी, बीच में मतलब चीज आएगी, फाइन। इसका मतलब यहाँ पे एक्स अगर एक्सी के बराबर, एक्सी से बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है एक्सी की वैल्यू, तो ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में पहले कौन फेल होता है, कंक्रीट फेल होता है, सडन फेलियर, ब्रिटल फेलियर। अंडर रेनफोर्स में कौन फेल होता है, स्टील फेल होता है, और बैलेंस में दोनों साथ में फेल हो जाते हैं, मतलब सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी आपका प्रेजेंट रहेगा, फाइन। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रेस डायग्राम को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि लेट्स बना ही लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस नीचे चली गई होगी, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपका, जैसे एग्जाम में डायरेक्ट बना होगा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो दिस इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर स्टील ज्यादा है तो कंक्रीट फेल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गई ये सिग्मा सीबीसी हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी टी बाय एम हो गई, क्योंकि ओवर रेनफोर्स है तो स्टील स्ट्रेस नहीं हुआ होगा पूरा। यहाँ पे कहीं बीच में जो इन दोनों का सेक्शन था वो कहीं सेक्शन आया होगा, दिस विल बी योर सेक्शन। ये सेक्शन में मैंने स्ट्रेस मान लिया, दिस इज C2 फॉर एग्जांपल, एंड दिस वैल्यू यहाँ पे आपका ये XA की वैल्यू, दिस इज योर XA वैल्यू, दिस इज XA वैल्यू, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज DF वैल्यू, फ्रॉम हियर टू हियर दिस वैल्यू इज, दिस इज XA माइनस का DF, दिस इज द वैल्यू, एंड दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज D minus XA, effective depth minus XA. These are the values. Fine. Now, if the section is over reinforced, तो मतलब कंक्रीट फेल हुआ और हमें ऊपर से ही लिखना होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मुझे लिखना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, ताकत बीम की ताकत ऊपर से लिख रहे हो, ताकत मतलब उसका मोमेंट रेज करने की एबिलिटी, इंटरनल फोर्स इनटू द लीवर आर्म। कौन कौन सी फोर्स है ऊपर, दो सेक्शन है ऊपर, ऐसा वाला रेक्टेंगल और छोटा वेब वाला रेक्टेंगल, दोनों अपनी ताकत दे रहे होंगे। ताकत का मतलब फोर्स इनटू लीवर आर्म, दोनों का लीवर आर्म होगा, दोनों का लीवर आर्म कहां से कहां तक होगा, नीचे वाली फोर्स से ऊपर वाले का लीवर आर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक पोर्शन है, इस पोर्शन का एक सीजी होगा, इस पोर्शन का जो सीजी होगा कहीं यहाँ पे होगा, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसका जो सीजी है वहां से, इस पॉइंट से अगर मैं आपको डिस्टेंस बनाऊं, फॉर एग्जांपल इफ आई विल से दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पोर्शन, दैट इज द स्टील फोर्स पोर्शन, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा पहला लीवर आर्म हो गया, लीवर आर्म 1। इसके बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसका भी एक सीजी होगा, क्योंकि ये वेब वाला पोर्शन है, तो सीजी विल आल्सो बी प्रेजेंट हियर, इसका भी एक सीजी होगा, तो इसके सीजी का डिस्टेंस अगर मैं नीचे से लिखूंगा, दैट विल बी अनदर लीवर आर्म, वो मेरा अनदर लीवर आर्म हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों से आ रही है, दिस इज लीवर आर्म 2। इसका मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक रेक्टेंगल है ऐसा वाला, बी इफेक्टिव इनटू डीएफ वाला, अगर उसका मुझे फोर्स लिखना है तो उसका मैं फोर्स क्या लिखूंगा, एरिया बी इफेक्टिव इंटू डीएफ, ये एरिया हो गया, इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म, यही होता है, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। इस पोर्शन की बात कर रहे हो, इसके सामने टी बीम का ये वाला पोर्शन होगा, उसके बाद ये वेब वाला पोर्शन होगा जो आपने कट किया है, यहां से कुछ ऐसा बन रहा होगा पोर्शन। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन के लिए अगर मैं एवरेज स्ट्रेस लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, एवरेज स्ट्रेस को हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगा, एवरेज स्ट्रेस लिख सकता हूं, दिस विल बी सिग्मा सीबीसी, क्योंकि ओवर रेनफोर्स था, प्लस का C1 डिवाइड बाय 2, लिख सकता हूं एवरेज स्ट्रेस लाइक दैट, इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म विल बी उसके सीजी से यहां तक का डिस्टेंस। अब वो सीजी क्या है, फोर्स, कौन सा सीजी है, वो ट्रेपेजॉइड है, दिस इज योर ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का अगर मैं सीजी
यहां से लिखता हूं, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं टोटल डी में से ये वाला पोर्शन माइनस करूंगा। तो अगर मैं ये सीजी लिखता हूं, मान लो ये वाई बार लिखता हूं यहाँ पे, तो ये वाई बार होता है, आपको पता होगा, दिस इज, जिधर से लिख रहे हैं उसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा सीवीसी प्लस 2 ऑफ C1 डिवाइडेड बाय सिग्मा सीवीसी प्लस C1 इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज DF डिवाइडेड बाय 3। ये सीजी होता है, इधर से लिख रहे होते हैं उधर का प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरे का अपॉन दोनों का समेशन इनटू h/3। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका लीवर आर्म से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी d माइनस दिस वैल्यू, दिस इज सिग्मा सीवीसी, बल्कि दोबारा क्यों लिख रहा हूं मैं, सिर्फ y बार लिख देता हूं, दिस इज d माइनस y बार। समझ लो, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आया, कन्वेंशन में देखे ना, फाइन। दिस इज d माइनस y बार, मतलब एरिया इनटू एवरेज स्ट्रेस उतरे पोर्शन का इनटू उसका सीजी, उसका सीजी यहां से y बार, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस d माइनस y बार। ये पहला वाला इफेक्ट हो गया। मोमेंट मतलब दिस इज फोर्स इनटू लीवर आर्म, प्लस ऊपर सिर्फ एक चीज नहीं है, सिंगली में एक होता था, डबली में दो होते थे, डबली में दोनों को ऐड करते थे, अगर आपको याद होगा, स्टील वाला पोर्शन का भी और कंक्रीट वाले पोर्शन का भी, बस स्टील को इफेक्टिव निकाल देते क्योंकि एरिया दो बार काउंट ना हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, दोनों कंक्रीट है। नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं। जब आप नीचे वाले पोर्शन की बात करोगे, इस वाले पोर्शन की, दिस इज योर नीचे वाला पोर्शन, ये जो वेब पोर्शन है, तो हम इसकी बात करेंगे। और इसके लिए व्हेन यू विल राइट, तो यू विल से दैट कि सर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो एरिया जो मेरा ये वाला पोर्शन का आ रहा है, वो एरिया आ रहा था मेरा BW इनटू XA माइनस DF, ये तो मेरा एरिया था उसका, इनटू एवरेज स्ट्रेस की। सर अगर मैं इस एरिया में बात करता हूं तो एवरेज स्ट्रेस है इसका C2/2, C2 प्लस 0/2, C2 यहाँ कितना है 0, यहीं से यहां तक का लिख रहे हो, इनटू लीवर आर्म के बाद अगर आप सर करोगे तो आप ये कहोगे कि सर लीवर आर्म इसका यहां से यहां तक का है, इसका मतलब टोटल डी में से मुझे ये डिस्टेंस माइनस करना होगा। इसके बाद मुझे लीवर आर्म में कुछ लिखना होगा, d माइनस सबसे पहले DF, d में से ये वाला पोर्शन, तो d माइनस DF जाएगा, माइनस का यहां से यहां तक का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन क्या है, CG। किसका CG है, इस ट्राइंगल का CG। कितना डिस्टेंस है, XA माइनस DF, दिस इज d माइनस DF माइनस XA माइनस DF डिवाइडेड बाय 3। दिस विल बी द लीवर आर्म फॉर द portion which is web portion. Now when you will add these two moment, you will get the total moment carrying capacity of this T-beam. This is the analysis of this T-beam, where you have to calculate the moment carrying capacity or the moment of resistance. So how you will do that? You will divide the beam into different parts. You will just use the neutral axis, उसके नीचे वाला पार्ट को पूरा MAST हो गया, ऊपर वाले पार्ट में दो चीजें आ गई, ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक ऐसा वाला रेक्टेंगल। ऊपर वाला जो रेक्टेंगल था उसका एरिया B इफेक्टिव इनटू DF था, B इफेक्टिव तो निकालना था। नीचे वाला जो आपका वेब बच रहा था, जो वेब ऊपर वाला ही पोर्शन का था, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर का ही था, बट वेब पोर्शन बच रहा था, वो था आपका BW इनटू XA माइनस DF। दोनों की ताकत मिलके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रही है। नीचे तो सिर्फ स्टील है ना, हम तो ऊपर से लिखते हैं क्योंकि ऊपर दो चीजें हैं और नीचे एक है, तो हम लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 लिख के ऐड कर लेंगे। तो हमने वही चीज किया सेम। सबसे पहले XA निकाला, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट किया, XA निकालने के बाद क्या किया, कंपेयर किया, सेक्शन ओवर है या अंडर है। ओवर है तो ये केस बन रहा है आपका, ओवर में पहले क्या फेल हो रहा है आपका, कंक्रीट फेल हो रहा है। अगर ये अंडर रिइंफोर्स होता तो स्टील फेल होता। इसका मतलब स्टील अगर फेल होता, अब जैसे यहाँ पे आप मुझसे पूछो कि सर ये सिग्मा सीवीसी तो मुझे पता है, C2 कैसे निकलेगा, तो आपको सिग्मा ट्रायंगल लगाना आता है, सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाय दिस टोटल एक्से, C2 अपॉन XA माइनस DF, C2 निकलाएगा। बट अगर आप मुझसे कहोगे सर ये अंडर रिइंफोर्स होता अगर, तो मैं क्या करता, अगर ये अंडर रिइंफोर्स होता तो ये T नहीं होता, तो ये क्या होता, सिग्मा ST होता। स्टील फेल हो जाता है ना पहले, अंडर रिइंफोर्स में क्या फेल होता है, स्टील फेल होता। अगर ये अंडर रिइंफोर्स होता तो स्टील फेल होता, तो यहाँ पे सिग्मा सीवीसी नहीं होता, यहाँ C1 होता। तो आप पहले क्या करते, सिग्मा ST अपॉन M का यूज करके सिग्मा ट्रायंगल नीचे और बड़ा और लगा के C1 निकालते, C1 का यूज करके C2 निकालते, फिर आप लिख देते। मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं और कहूं कि नहीं मैं समझा के आपको लिखना चाहता हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल से दैट इफ द सेक्शन इज अंडर रिइंफोर्स, अंडर रिइंफोर्स मतलब पहले क्या फेल होगा, स्टील फेल होगा, मतलब स्टील अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा, कंक्रीट नहीं पहुंचा होगा। दिस विल बी द केस, कुछ ऐसा केस बन रहा होगा, कंक्रीट का ये C1 हो गया, यहाँ पे इसका कहीं C2 है, कितने डिस्टेंस पे, DF डिस्टेंस पे, ये कितना बचा, दिस इज XA माइनस DF बचा, फाइन। यहाँ पे कहीं मेरा न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस विल बी D माइनस XA। दिस इज द सिनेरियो and this value is sigma ST upon M. Now if you have to write the moment of resistance, the same procedure you have to apply, but you have to do one more step, that is you have to calculate the value of CN1, like sigma ST upon M divided by CN. This is equal to D minus XA upon XA. यहाँ से you will calculate C1 क्योंकि sigma ST आपको पता होगा। C1 निकालने के बाद one step you have to follow, C1 upon C2. This is equal to XA upon, this is XA minus DF. यहाँ से you have to calculate C2. And then you will put each and every value in the same relation which is placed here. This is
the same relation will always be same, only the sigma CBC will become C1 और C2, whatever you want you can use that. यहाँ पे जैसे हमने C2 लिखा हुआ है इसको C2 ले लो, sigma CBC plus C2 upon 2, so you can use the relation like that. Similarly average sigma CBC plus C2, चाहो तो इसको भी आप इसे भी C1 लिख लो, sigma CBC की जगह C1 लिख लो, तो आपके पास इन जरा आ जाएगा C1 plus C2 upon 2. But the same thing is like, the thing will always be same. क्या सेम रहेगा हमेशा? चीज हमेशा एक चीज सेम रहेगी कि आपका अगर अंडर इन्फो सेक्शन है तो स्टील पहले फेल होगा, स्टील पहले फेल होगा तो आपका सिग्मा एसटी की वैल्यू आपको पता होगी, तो वहां से C1 और C2 निकाल लेना। अगर ओवर इन्फोर्स होगा तो C1 आपको ऑटोमेटिकली सिग्मा CBC बन जाएगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर आपको हमेशा कंप्रेशन साइड से निकाल के लिखना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टीबिंग का एनालिसिस। अगर बैलेंस सेक्शन है तो आपको बहुत इजी पता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिग्मा CBC भी है, सिग्मा ST भी है, तो इसका सिग्मा CBC तो है ही है, सिग्मा CBC का यूज करके C2 निकल आएगा, और C2 निकालने के बाद सिर्फ एक ही चीज करनी है, फिर तो XC की भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो XC लिख रहे हो आप जगह जगह XC की जगह क्या लिख दोगे वहां पे XC का मतलब K into D। इट मींस दैट अगर आपका बैलेंस सेक्शन है तो और इजी हो गया, तो इट मींस दैट व्हेनेवर वी हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द टीबी वी हैव टू यूज दीस स्टेप्स। दीस आर द स्टेप्स व्हिच आर द बेसिक स्टेप्स दैट विल बी इन्वॉल्वड इन द एनालिसिस ऑफ टीबी बाय यूजिंग working stress method. You can ignore the web portion while calculating or using this particular relation in case of objective questions or direct question, but in case of convention you have to apply that. In general ये पूरा रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव में जैसे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, you can ignore these things. Directly you can calculate from the फ्लेंज ओनली, बट एग्जाम में कैलकुलेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, बीच बीच में से चीजें पूछ रही हैं, न्यूरल एक्सिस कहां चली जाएगी, ओवर इन्फो सेक्शन में कहां जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसी चीजें पूछते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बस पकड़ के चलना है। इसी में आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। तो दिस इज एस पंडित signing of this T-beam section. Now we have already calculated and covered the topics of singly, doubly and T-beam. T-beam के अंदर एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, हमारा जो आइसोलेटेड टी-बीम के बाद नेक्स्ट टाइप का टी-बीम होता है जो हमारा होता है कंटिन्यूअस टी-बीम। कंटिन्यूअस टी-बीम जो होता है, ये कंटिन्यूअस टी-बीम इसको मोनोलिथिक भी बोलते हैं। ये आपको जो फ्लेंज ऊपर जो होंगे आपके स्लैब के नीचे जो आपको कंटिन्यूटी में टी-बीम रखी हुई मिलेगी उसको कंटिन्यूअस टी-बीम मिलते हैं। कुछ इस तरीके से सिस्टम रहता है, अगर इसको आप इमेजिन करना चाहो तो दिस विल बी समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरीके से बहुत सारी टी-बीम आपकी लगी हुई होंगी, तो दिस टी-बीम विल बी अ कंटिन्यूअस टी-बीम समथिंग लाइक दैट। हमेशा कंटिन्यूटी में लास्ट वाली दो बीम जो होती है ये एल बीम होती है, दिस इज एल बीम, दिस इज एल बीम, ये हमारा कंटिन्यूअस टी बीम है। तो जब भी हमें इनकी एनालिसिस करनी होती है तो व्हाट वी डू इज दैट, हम जनरली क्या करते हैं, वी हैव टू रिमूव अ पर्टिकुलर टी बीम फ्रॉम हियर। आप एक टी बीम यहाँ बीच में से निकाल लेते हैं और इस टी बीम की एनालिसिस कर लेते हो। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे इसको निकालने के लिए इसका भी बी इफेक्टिव चाहिए, तो अगर कंटिन्यूअस टी बीम होगी तो उस केस में आपको बी इफेक्टिव की जो वैल्यू लिखनी होगी, वो बी इफेक्टिव की वैल्यू तो होती है वो होती है एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, और दिस इज बी डब्ल्यू प्लस L1 upon 2 प्लस मिनिमम वैल्यू आ रही होती है, द मिनिमम वैल्यू विल बी द फाइनल वैल्यू व्हिच यू हैव टू कंसीडर फॉर द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव विथ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टीबी, वेयर L1 and L2 आर द वैल्यूज व्हिच आर these values, clear span values, clear values from here to here, and this is BW. So out of these two, the minimum value will give you the final effective width for the continuous T-beam। और आइसोलेटेड के लिए मैंने आपको बता दिया L0 upon L0 plus upon 4 plus BW plus 6DF। इस तरीके से हम यहाँ से बीम निकाल लेंगे, इफेक्टिव विथ आ जाएगा, उसके बाद the whole portion is same, वैसे ही जैसे आपने अभी यूज किया, you have to use the same portion and you have to calculate the values। So I hope that I made my point clear and we are done with the beam portion of WSM। WSM में बीम पोर्शन में इतना ही आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद LSM जो मेन टॉपिक जो आपको ध्यान से समझना जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर कॉन्सेप्ट इज WSM, उसी कॉन्सेप्ट को बस बढ़िया